नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में भर्ती आई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा फील्ड कैसे भरना है। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सपीरियंस वाले कॉलम को लेकर आ रही है। मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करवा दूंगा कि आपको अनुभव वाला पॉइंट क्लियर कैसे करना है और कैसे उसमें चीज़ें भरनी है। आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है, कैसा है, उन सब पर मैं चर्चा करूंगा। आप बस इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट लास्ट तक देख लेना। एक्सपीरियंस कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं, वो भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको जब फील्ड भरना बताऊंगा तो आपको उसमें समझ आ जाएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस वैलिड है या नहीं। देखो, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और पूरी कंप्लीट प्रोसेस तो खैर आपको पता होगी, है ना। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक निवेदन कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए यार। चैनल पर हम इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना, तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक मोस्ट सूटेबल कोर्स हमारे पास है। देखो दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट 10 फरवरी है। अभी बहुत वक्त है। सोच समझकर फॉर्म अप्लाई करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद फीस भी चली गई और आपको दोबारा तो देखो फॉर्म फिर भर नहीं पाओगे, क्योंकि डबल फीस लगेगी, सीधी सी बात है। इसलिए सोच समझ कर भरें। एक्सपीरियंस वाले कॉलम के लिए थोड़ा वेट कर लो और पूरी डिटेल जब आपको समझ आ जाए ना, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। देखो, जैसे इस पेज को आप पढ़ेंगे तो नीचे सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिखाई दे जाएंगे और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो तो पता ही होगा। रजिस्ट्रेशन पर अलग से आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, प्रॉब्लम एक ही फील्ड में आएगी, है ना। और कैंडिडेट लॉगिन का जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको कैप्चा कोड और वो सब कॉलम में इसमें भरने के बाद जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ ऊपर देखो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन शो होता है ना। इस गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको कैसे फील्ड भरना है। देखो, बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले कॉलम की, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई इश्यू होगा। क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। जब आप क्वालिफ़िकेशन नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट और इट्स इक्वलेंट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ जब आप ट्रेड सिलेक्शन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 पर इलेक्ट्रीशियन होगा, नंबर 2 पर वायरमैन या प्लम्बिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये इश्यू आ रहा था कि ईयर ऑफ पासिंग में क्या लिखा जाए, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे बच्चे का सेशन, अगर मैं एग्जांपल आईटीआई का दूँ तो 2018 से 2020 वाला जैसे मान लीजिए ईयर है, सेशन है, लेकिन एग्ज़ाम होते होते तो अप्रैल 2021 आ गया था, ठीक है। तो इसमें जो पासिंग ईयर है वो आपकी मार्कशीट में, जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको मिला है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तो वही पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। और जनरली 2020 का ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। जुलाई 2020 माना जाता है उसको। जैसे 2018 से 2020 वाला है सेशन, तो उसका पासिंग आउट ईयर जो है वो जुलाई 2020 या अगस्त 2020 माना जाएगा, ना कि 2021। वो एग्ज़ाम डिले होते हैं, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम में आपका आईटीआई का नाम आएगा, ध्यान रखना, बोर्ड का नाम नहीं लिखना है आपको। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान, संस्थान का नाम लिखना है। जिस आईटीआई से आपने किया है उस आईटीआई का पूरा नाम लिखना है। गवर्नमेंट आईटीआई से किसी ने किया है तो पूरा लिखें गवर्नमेंट आईटीआई। जैसे मैं एग्जांपल दूँ राजस्थान के गंगानगर ज़िले का, तो आपको इसमें लिखना है गवर्नमेंट आईटीआई श्री गंगानगर, ठीक है। जहाँ से किया हो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। और अदर क्वालिफ़िकेशन में कुछ भी ऐड मत करना। 10+ आईटीआई बेस आपका ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। मेन तो आपका पर्पज़ यहीं से शुरू होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट जो बच्चों को हो रही है ना, वो यहीं हो रही है। डिज़ायरेबल
और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। तो इन दोनों के आगे देखो रेड कलर में स्टार लगा हुआ है। रेड कलर में जो स्टार होता है ना वो मैंडेटरी फील्ड माने जाते हैं। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी ही है, इनको भरना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। तो ये पूछ रहा है कि डू यू हैव 2 ईयर इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन। आपको इसमें यस पर ही टिक करना है। और वर्क एक्सपीरियंस में भी आपको डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, तो इस पर भी आपको यस लिखना है। जैसे ही आप यस लिखेंगे ना तो आपके सामने एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, और ये है वो मेन कॉलम आपका जहां आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए ज़रा मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या भरना है, ध्यान से समझना। देखो इस कॉलम में सबसे पहला है पोस्ट हेल्ड, यानी किस पोस्ट पर आपको रखा गया। तो आपके उस सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा हुआ होता है एज एन इलेक्ट्रीशियन सॉरी। तो पोस्ट हेल्ड में आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रीशियन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रीशियन वाले आईटीआई वाले हो ना तो आपको इलेक्ट्रीशियन ही लिखना है, और अगर प्लम्बिंग वाले हैं तो फिर उनको प्लम्बर लिखना है। भैया आपने प्लम्बर के काम किया कि इलेक्ट्रीशियन का काम किया। कुल मिलाकर के यहाँ आपको अपनी ट्रेड से रिलेटेड चीज़ ही लिखनी है। अगर प्लम्बिंग या वायरमैन वाले हैं तो वो वायरमैन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा। दोबारा सुन लीजिए, पोस्ट हेल्ड में आपको इलेक्ट्रीशियन लिखना है, चाहे आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हो या नहीं हो, आपने एक इलेक्ट्रीशियन की भांति ही काम किया है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है, जैसे किसी ने वर्कशॉप में काम किया हो, किसी ने लैब में काम किया हो, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है वर्कशॉप अटेंडेड, लैब अटेंडेड, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने काम क्या किया वो यहाँ पर शो करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज जो आपको लिखा रहा है ना, परफॉर्म, यानी आपने क्या चीज़ वहाँ पर परफॉर्म किया था, आपकी ड्यूटी की प्रकृति कैसी थी। तो 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। नंबर 1, आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लिख सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपने काम किया, और आपके सर्टिफिकेट में भी लिखा होता है। अच्छा, कुछ के सर्टिफिकेट में केवल इतना ही लिखा होता है कि एज ए इलेक्ट्रीशियन हमारे यहाँ काम किया था, तो फिर आपको वो ही लिख देना है कि वर्क रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग्स, वो आप यहाँ लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ वर्कशॉप अटेंडेड का। तो वर्कशॉप अटेंडेड या लैब अटेंडेड लिख सकते हो। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग ऑफ वर्कशॉप, कंप्लीट या होल वर्कशॉप लिख सकते हो आप, यानी पूरे वर्कशॉप का हमने वायरिंग या इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन से संबंधित काम किया। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। पोस्ट हेल्ड में और नेचर ऑफ ड्यूटी में आपको क्या लिखना है, 2 बातें क्लियर हो गई। अब आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, आपने काम कहाँ किया। जैसे किसी ने किसी वर्कशॉप में किया है तो उस वर्कशॉप वाले का यहाँ लिख सकते हो। किसी ने पावर प्लांट वगैरह में काम किया है तो उसमें यहाँ पर मतलब फर्म का नाम आएगा, ये ध्यान रखना। किसी कंपनी में काम किया है, जैसे मारुति सुजुकी में किसी ने काम किया हो, लार्जन एंड टर्बो एबीबी में किसी ने काम किया हो, और किसी वर्कशॉप में आपने काम किया है तो उस संगठन का नाम लिख सकते हो कि वो वर्कशॉप किन का था, यहाँ पर उसका नाम आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं, राजस्थान विद्युत उत्पादन विभाग में किसी ने काम किया हो तो यहाँ पर राजस्थान विद्युत उत्पादन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको उस ठेकेदार की उस फर्म का नाम लिखना है, जो इंटरप्राइजेज है वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पे बैंड का और पे लेवल का या ग्रेड पे। जीपी का मतलब ग्रेड पे होता है। तो भाई ये सब चीज़ें सरकारी सिस्टम में ही होती है, प्राइवेट सिस्टम में तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो आप पे बैंड में क्या लिख सकते हैं और पे लेवल में क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। इनिशियल लेवल आप लिख सकते हो। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी चीज़ों को। जो आप इसकी 2 चीज़ें लिख सकते हो। एक तो आप ये लिख सकते हो कि जो पे बैंड में आपका जो सैलरी होती है वो यहाँ पर लिख सकते हो, और पे लेवल में भी आपको क्या लिखना है, ग्रेड पे लेवल जो होता है उसमें आपको जो आपकी सैलरी का लेवल बनता है वो लिख सकते हो। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना क्या बनना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी स्लिप में आपको 18,000 रुपये दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको
सेंट्रल लेवल पर देखें तो 18,000 रुपये लेवल 1 में आती है। तो यहाँ पर आप L1 लिख सकते हो, लेवल 1, और पे बैंड में 18,000 रुपये आपका जो सैलरी है वो दिखा सकते हो। मान लीजिए कि किसी की सैलरी को उन्होंने 20,000 रुपये दिखाए हैं, तो ये लेवल 2 में आता है, 19,900 रुपये के आसपास बेसिक होती है। तो आपको यहाँ पर लेवल 2 कर देना है। कुल मिलाकर क्या है कि स्पष्ट तो ये होता नहीं है प्राइवेट सिस्टम में, है ना भी, आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। प्राइवेट सिस्टम में स्पष्ट कहीं भी पे बैंड या ग्रेड पे वाला नहीं होता है। तो आप पे बैंड में तो आपकी सैलरी लिख देना जितनी भी हो, और पे लेवल में आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेट वो बनता है ना स्टेप, उसके हिसाब से लिख देना। अगर आपके पास नहीं है तो वो इंटरनेट पर मिल जाएगी आपको, लेवल 1 की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लेवल 2 की कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका कोई इश्यू नहीं बनेगा वैसे, क्योंकि बाद में एक्सप्लेन हम इसको कर सकते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुल मिलाकर के यही था डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा ये कॉलम। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अगर सब कुछ समझ में आ गया तो, कुछ चीज़ें रह गई हो तो कमेंट कर देना, और अगर सब कुछ क्लियर हो गया तब भी कमेंट ज़रूर कर देना।